नमस्कार, मैं हूं नगमा। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे हो गए हैं और इस मौके पर एनडीटीवी ने मोदी कैबिनेट के कई बड़े मंत्रियों से उनके कामकाज के बारे में बातचीत की है। हमारे एडिटर इन चीफ संजय पुगालिया ने इसी सिलसिले में विदेश मंत्री एस जयशंकर से बात की है। इत्तेफाक से बीते 100 दिनों में विदेश नीति के मोर्चे पर बहुत कुछ ऐसा हुआ है जिससे ये साबित होता है कि भारत दुनिया में एक ग्लोबल लीडर के तौर पर उभर रहा है और अमन हो, खुशहाली हो या फिर कोई बुरी खबर, दुनिया भारत की ओर देख रही है। इन्हीं 100 दिनों में प्रधानमंत्री मोदी रूस के दौरे पर गए, जिस पर यूक्रेन के साथ साथ पश्चिम के नेता हैरान भी हुए और टिप्पणियां भी की। इसके बाद प्रधानमंत्री यूक्रेन भी पहुंचे और उन्होंने राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को आश्वस्त किया कि भारत किसी एक तरफ नहीं है, भारत युद्ध के खिलाफ है। दोनों देशों को प्रधानमंत्री ने एक ही नसीहत दी कि युद्ध किसी भी संकट का हल नहीं है, रास्ता बातचीत से खुलता है। और हाल ही में रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि युद्ध रोकने के लिए भारत मध्यस्थता कर सकता है। तो मामला रूस और यूक्रेन का ही नहीं है, दूसरे देशों के साथ भी भारत के तालमेल का है। भारत यूरोप के अलावा एशियाई, अफ्रीकी किनारों पर भी अपने संबंधों को और भी बढ़ा रहा है। बीते दिनों अबू धाबी के क्राउन प्रिंस भारत आए और इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने खुद सिंगापुर और ब्रुनेई का दौरा किया। चीन से लगे इन छोटे मुल्कों की जो भू राजनीतिक और आर्थिक अहमियत है वो एक अलग तरह की है। खुद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जर्मनी, ऑस्ट्रिया और स्विट्जरलैंड का दौरा किया। इन्हीं दिनों सेंट पीटर्सबर्ग में ब्रिक्स की बैठक चल रही है और इस दौरान राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल पुतिन से मिले हैं। और इन्हीं दिनों भारत और चीन ने अपनी शांति वार्ताएं तेज करने पर भी जोर दिया है, बल्कि चीन ने यह अनुरोध किया है कि भारत और चीन के बीच सीधी उड़ान फिर शुरू हो। तो बेशक इन्हीं 100 दिनों में कई चुनौतियां भी नजर आई हैं और कुछ सवाल भी हैं। चीन से हमारे रिश्ते उलझे हैं, पाकिस्तान हमारा पड़ोसी है और वहां पर मामला सुलझा नहीं है। भारत में मुसलमानों की हालात पे ईरान का जो ताज़ा बयान है खमेनेई का, इस पर भारत ने सख्त एतराज़ जताया है। पश्चिम एशिया के तनाव में इजराइल और फिलिस्तीन के बीच भारत के सामने एक संतुलन रखने की चुनौती है। इन सब पर एस जयशंकर ने खुलकर बात की है। हम इस इंटरव्यू के कुछ हिस्सों के साथ ये समझने की कोशिश करेंगे कि भारत मोदी 3.0 में भारत की विदेश नीति का रोड मैप जो है वो क्या है। पहले सुनिए विदेश मंत्री को। आपने यूक्रेन और मॉस्को की बात की, मैं कहूँगा कि हमारा योगदान जो है कि हम क्या कर सकते हैं कि ये युद्ध अब तीसरे साल, इसका अब तीसरा साल है। इसके अलावा कुछ और भी तनाव हैं, जैसे आप जानते हैं कि मिडल ईस्ट में, गाज़ा में, वहाँ भी लड़ाई चल रही है। तो हम जो हैं शांति के पक्ष में हम क्या कर सकते हैं। और प्रधानमंत्री जो हैं जुलाई में रूस गए थे, उसके बाद अगस्त में यूक्रेन गए थे। तो इसमें जो है और हमारी इसमें बाकी देशों के साथ भी बातचीत हो रही है, G7 के सदस्य जो हैं उनके साथ भी हो रही है। तो उसको हम कैसे आगे ले जाएं। भारत अपने को पोजीशन कैसे कर रहा है, जबकि हम देखते हैं कि अमेरिका की डेमोक्रेसी की अपनी क्या समस्याएं हैं, चीन जिस तरीके से एक आइसोलेशन में अपना चलते रहता है उसको देखते हुए यूरोप की एक गिरावट है, एशिया का एक इमरजेंस और उसमें भारत का रोल। तो ये डॉट्स हम कैसे कनेक्ट करें। देखिए, अगर आप भारत की पोजीशनिंग समझना चाहते हैं, ये 100 दिन आप देखिए कि पीएम का पहला दौरा जो था वो G7 जो पश्चिमी देशों की संगठन जो है उनके साथ मुलाकात के लिए वो इटली गए। उसके बाद क्योंकि संसद की सत्र चल रही थी तो वो खुद जा नहीं पाए, पर उनके ओर से मैं प्रतिनिधि था। SCO की मीटिंग हुई, SCO की शिखर सम्मेलन हुई अस्थाना में। तो ये जो हैं ज़्यादातर रूस, चीन, सेंट्रल एशिया, ईरान, ये देश हैं। उसके बाद अगर आप देखें रशिया, यूक्रेन में हम जो हैं दोनों के साथ हमने रिश्ते बना रखे हैं
और अभी हम उस पोजीशन में हैं कि प्रधानमंत्री जो हैं दोनों राष्ट्रपति के साथ खुल के बैठ के बहुत विस्तार में बातचीत कर सकते हैं। साथ ही साथ कुछ ही दिनों में क्वाड होने वाला है। प्रधानमंत्री आसियान भी गए, और अगर आप देखें कि हमारे पड़ोस वाले जो हैं ज़्यादातर देश जो हैं वो शपथ ग्रहण के समय में आए भी थे। और इसी दौरान में अगस्त के महीने में वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट हुई, जिसमें 100 से ज़्यादा विकासशील देश उन्होंने इस समिट में भाग लिया। तो हम जो हैं, जैसे मैंने एक बार आपको पहले भी कहा था, सबका साथ सबका विकास, की दुनिया में मैक्सिमम देशों के साथ कैसे बना के रखें, दुनिया की बड़ी विषय में हम कैसे इन्फ्लुएंस करें। और जो है मैं कहूँगा जो हमारा जो राष्ट्रहित जो है और दुनिया की जो भलाई के लिए जो हम कर रहे हैं, ये दोनों, इसमें कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, हम दोनों साथ साथ कर सकते हैं। इसके लिए हमारी पोजीशनिंग जो है बहुत अच्छी। तो विदेश मंत्री ने एक तरह से ये बात साफ की है कि भारत की विदेश नीति या दुनिया में इस समय जो भारत की स्थिति है, वैश्विक स्थिति जो है वो क्या है, और इससे ये भी जाहिर होता है कि भारत की विदेश नीति का रोड मैप क्या है, भारत किस तरह से आगे बढ़ रहा है। अब दौर भी बदला है। हमारे साथ शशांक जी जुड़ रहे हैं जो पूर्व विदेश सचिव रहे हैं। आपने सुना एस जयशंकर को खास बातचीत की उन्होंने एनडीटीवी के एडिटर इन चीफ संजय पुगलिया से, और ये जो एक बात समझ में आती है कि जो ग्लोबल पोजीशन है भारत की अब वो क्या है। हम देखें तो हम इस स्थिति में है कि रूस से भी बात करते हैं, मध्यस्थता की बात में रूस कहता है कि भारत की ओर हम देख रहे हैं, हम यूक्रेन से भी बात करते हैं, बाकी जगहों पे भी हमने संतुलन बनाकर रखा है। तो एक ऐसे वक्त में जब दुनिया बहुत खेमों में बटी है, भारत का एक यूनिक पोजीशन है, तो ये भारत की विदेश नीति का जो रोड मैप क्या समझ में आता है इस समय? शशांक जी। मैं समझता हूं कि एक तरफ तो भारत की अपनी अपेक्षाएं हैं कि किस तरीके से, जैसे प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हम लोग 2047 तक एक विकसित देश बनना चाहते हैं, तो उसके लिए प्रथम कार्य ये है कि अपना इकोनॉमिक एरिया में हम लोग आगे बढ़ें। दूसरी तरफ हमको ये भी ध्यान में रखना है कि हमारे जैसे ऊर्जा के क्षेत्र में या फर्टिलाइजर्स के क्षेत्र में, एनर्जी के प्रोडक्शन के क्षेत्र में हमारे को कई बार चीज़ें इंपोर्ट करनी पड़ती हैं बाहर से। तो वो रूस से इंपोर्ट करी गई हैं, तो वो भी हमको करनी पड़ी, और हमने आज करी, अच्छे तरीके से करी, उसको ठीक दाम पे करी। उसकी वजह से थोड़ा सा यूक्रेन को लगा, लेकिन जिस प्रकार से हमने देखा कि यूक्रेन और रूस दोनों ने बात मानी कि ये कुछ देश जो हैं और ख़ासकर भारत इसमें मध्यस्थता का भूमिका निभा सकता है, तो हम समझते हैं कि कुछ उनकी अपनी भी इस तरह की भावनाएं हैं, रूस की भी और यूक्रेन की भी, कि किसी तरीके से अगर युद्ध को विराम दिया जा सकता है और जो हमारा कहना है कि डायलॉग और डिप्लोमेसी के थ्रू हल निकलना चाहिए, तो शायद बात बन सकती है। लेकिन दूसरी तरफ यह भी है कि यूक्रेन चाहता है कि वो स्ट्रेंथ से जाए और उसमें उसकी बातचीत हो फिर रूस के साथ। तो वो नेटो से कहता है कि आप हमको जो है लॉन्ग रेंज मिसाइल्स दीजिए, जिससे हम जो है रूस के अंदर तक हमला कर सकें। रूस ने ये कह रखा है कि नहीं, ये तो बिल्कुल रेड लाइन है कि अगर आपने अंदर हमारे यहाँ करा तो नेटो का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होगा। तो वो इसलिए जो हमको लगता ही है कि एक तरफ इस तरह की सिचुएशन इवॉल्व हो रही है, जी, पर शांति वार्ता हो सकती है। जी शशांक जी, पर मैं आपसे माफ कीजिएगा बीच में काट रही हूँ, लेकिन मैं ये समझना चाह रही हूँ कि जो भारत की विदेश नीति अभी है और जो एस जयशंकर विदेश मंत्री बता रहे थे और जिससे प्रधानमंत्री के दौरे की उन्होंने बात की कि वो G7 गए और उसके बाद वो अस्ताना में भी विदेश मंत्री प्रधानमंत्री गए G7 अपने तीसरे कार्यकाल में, फिर अस्ताना में विदेश मंत्री गए और रूस का बायलैटरल दौरा जो है वो उनका हुआ, तो ये क्या इंडिकेशन देता है? फिर उसके बाद में वो यूक्रेन भी गए। भारत की जो विदेश नीति इसके पहले रही और अभी मोदी जी के कार्यकाल में जो विदेश नीति है उसमें क्या बदलाव दिखता है? दुनिया भी बदली है, चीज़ें बदली हैं, पर भारत की यूनिक पोजीशन इस समय, ग्लोबल पोजीशन जो है वो क्या है? इस समय हम ये मान सकते हैं कि भारत G7 के साथ भी बात कर सकता है, नेटो के देशों के साथ भी बात कर सकता है। दूसरी तरफ जो और समूह हैं, जैसे अफ्रीका के साथ में हुआ, आसियान के साथ में हुआ, जिसमें हमारे बहुत हित जुड़े हुए हैं, उनके साथ में हम पूरे तरीके से बात करते हैं। और जहाँ शांति हम आगे बढ़ा सकते हैं, तो शांति का अपना जो संदेश है
वो जी। हर जगह देने को तैयार है। लेकिन उसका मतलब यह नहीं है कि हम अपनी जो हमारे जनता की आवश्यकताएं हैं उनको भी हम पूरा करते हैं। अगर जैसे हमारे विद्यार्थियों को उसमें मुसीबत आई यूक्रेन में, तो यूक्रेन के नेताओं के साथ बात करके उन्हें निकाला गया। जी। रूस में अगर हमको ज़रूरत पड़ती है किसी तरीके से और अपने इकोनॉमिक या और चीज़ों की, तो वो हम लेते हैं उनसे। जी। और तो देखिए साथ ही साथ चीन भी हमारे साथ इस बात को समझ गया है हम्म। कि अब जो है भारत के साथ में किसी तरह द्वंद्व करने की जगह आवश्यक है कि शांति को आगे तो बढ़ाया एक जाए। ऐसा माहौल भारत ने भी बनाया है जहां पर ये दो देशों को भी समझ में आ रहा है कि भारत की एक यूनिक पोजीशन है और द्वंद्व की जगह मिलकर काम करना जो है वो सबके हित में है। और ये हमने देखा है कि प्रधानमंत्री इस तरफ ना सिर्फ नेटो के देशों से, इधर यूरोपीय देशों से भी बात कर रहे हैं और कर सकता है भारत, और दूसरी तरफ उनका वेस्ट एशिया पे भी फोकस है इधर। लेकिन पड़ोस में एक चुनौती है शशांक जी, और पहले जयशंकर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने क्या कहा है बांग्लादेश की चुनौती पर, वो सुनते हैं। हमारी पॉलिसी, प्रधानमंत्री मोदी की पॉलिसी पड़ोसियों को साथ लेकर के चलने की, और एक उनका बड़ा विजन रहा और बहुत काम हुआ है। ज़्यादा काम हुआ है गल्फ कंट्रीज़ के साथ, जो कि इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ था। ऐसे में जब Correct. ऐसी एनर्जी हम लोगों को ड्राइव कर रही है, तो उसमें एक आध छोटे मोटे इरिटेशंस हैं, उसको समझना ज़रूरी है ताकि हम समझ सकें वो बड़ी बात है या आई गई बात हो जाएगी। एग्जाम्पल ईरान के सुप्रीम लीडर का एक बयान, या दूसरा एग्जाम्पल कि बांग्लादेश में जो वहाँ पर अभी पॉलिटिकल चेंजेस हुए हैं, इसको चूंकि डिप्लोमेसी आर्ट ऑफ पॉसिबल है, तो मोदी जी और आप कैसे इसको हैंडल कर रहे हैं? देखिए, मैंने आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि कभी कभी ये नहीं है कि हर चीज़ जो है आपके अनुकूल रहती है। कहीं ना कहीं कुछ ऐसी आवाज़ें आती हैं, कुछ लोग कुछ कह देते हैं या कुछ कर देते हैं, ये होता है, ये स्वाभाविक भी। तो जो बयान जो आया, आपने देखा कि हमारे प्रवक्ता ने कल उस पर टिप्पणी की है, तो मुझे उससे ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। जो बांग्लादेश में जो घटनाएं हुई हैं, देखिए उनके यहाँ भी उनकी अपनी पॉलिटिक्स होती है, उनकी अपनी राजनीति होती है। अब उसमें जो हुआ, माने वो उनका इंटरनल अफेयर है। हम जो हैं, हमारे लिए जो गवर्नमेंट ऑफ द डे है, उसके साथ हम रिश्ता बना के उसको आगे ले जाते हैं हम लोग। तो मुझे विश्वास है कि एक किस्म से वो लोग भी अपनी पोजीशन एक बार समझ लें, और रिश्तों की जो महत्व जो है उसको भी अगर वो समझें, तो मुझे लगता है कि पड़ोसी रिश्ते जो हैं उसका एक माने वो उसकी क्वालिटी और उसकी लेवल कुछ और होती। पड़ोसी जो हैं दोनों या जितने भी हैं वो एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है कि इसमें जैसे बाकी जो हमारे पड़ोसी जो हैं, जहाँ भी पहले कुछ राजनीतिक घटनाएं हुई थी और आपने देखा उसके बाद सेटल हो गया था, तो ये जो है वहाँ बांग्लादेश में उनके यहाँ जो इंटरनली होगा वो उस पर हमें टिप्पणी करना ठीक नहीं होगा। पर हमारे रिश्ते जो हैं हमारी ओर से, तो हम इसको स्टेबल रखना चाहते हैं, इसको हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। अच्छा कोऑपरेशन है, हमारा व्यापार अच्छा है, पीपल टू पीपल कोऑपरेशन अच्छा है, तो मैं तो इसी रास्ते पे जाना चाहूँगा। तो शशांक जी, आप क्या समझते हैं इससे? एक तो ईरान की बात कि वहाँ पर सुप्रीम लीडर ने जो इस तरह की बात कही, वो क्यों? हालांकि भारत और ईरान के रिश्ते अच्छे हैं, जहाँ तक तेल के निर्यात आयात की बात है वो भी। दूसरी तरफ बांग्लादेश की जो समस्या है और जो फोकस रहा है इस सरकार का नेबरहुड फर्स्ट और अब एक्ट ईस्ट पॉलिसी, उसके तहत जो बांग्लादेश में हो रहा है और जिस तरह भारत ने इसे डील किया है। मैं मानता हूं कि जो मैं पहले बांग्लादेश का केस ले लेता हूं, क्योंकि बांग्लादेश में जो कुछ भी हुआ, भारत और बांग्लादेश के रिश्ते बहुत अच्छे चल रहे थे और बांग्लादेश में जो है आर्थिक प्रगति अच्छी चल रही थी। लेकिन उसका मतलब यह नहीं है कि वहाँ पर अंदरूनी लोगों के अपने जो विचार थे वो पूरे तरीके से सरकार जो है उनको अपने पॉलिसी मेकिंग में ले रही थी। तो एक प्रकार से ऐसा हुआ कि जो स्टूडेंट्स वगैरह का रिवोल्ट हुआ, कुछ वहाँ पे इस्लामिक ताकतें भी ऐसी आई हैं जो चाहती हैं कि बांग्लादेश को पूरे तरीके से इस्लामिक देश बनना चाहिए, जो पाकिस्तान एक तरीके से आगे बढ़ा है, और बांग्लादेश को भी उसी दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। तो हर देश का अपना अपना कर्तव्य होता है। अफगानिस्तान जो है देखिए पूरे तरीके से तालिबान के साथ में है, भारत ने फिर भी रिश्ते उनके साथ सुधारने का प्रयास किया है। तो हम समझते ये हैं कि बांग्लादेश को अगर लगता है कि भारत के साथ में रिश्ते होने अच्छे,
तो भारत आगे बढ़ेगा। इस समय मुझे लगता है कि जयशंकर जी ने कहा है वेट एंड वॉच, कि उनको अपने अंदरूनी हालात इस समय ज़्यादा संभालने की आवश्यकता है। भारत तैयार है उनके साथ में पीपल टू पीपल या हर तरीके से रिश्ते आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन उसमें उनको पहल करनी होगी। तो हमें देखना होगा कि बांग्लादेश कब तैयार होगा। जी ईरान के साथ में ये मैं कहना चाहूँगा कि ईरान जो हमेशा से ये सोच के चला है कि जब जब भी भारत के ऊपर दबाव पड़ा है अमेरिका से या और देशों से, ईरान का उसमें नुकसान हुआ है। भारत ने तेल लेना बंद कर दिया, भारत ने जो है उनको सामान देना बंद कर दिया। हमने स्ट्रेटेजिक वहाँ पे रिलेशनशिप बनाई ईरान के थ्रू, जी चाबहार के थ्रू अफगानिस्तान के लिए, और अब वो सेंट्रल एशिया में भी ले जाने के लिए। लेकिन उनको लगता ये है कि भारत जो है दबाव में जल्दी आ जाता है नेटो और वेस्टर्न ताकतों के उसमें। तो अब मेरे ख्याल से ये कुछ भारत को प्रोवोक करने की भी बात हो सकती है कि जो हमास का ये हमला चला है जी इसराइल के ऊपर, उसके बाद में जो जिस तरह से हालात बने हैं उसमें भारत कुछ ज़्यादा तेजी से कुछ अपना ध्यान दे। अब उसमें बात करेंगे ईरान से, मेरे ख्याल बात करनी चाहिए हमारे नेताओं को और मालूम करना चाहिए क्या अपेक्षाएं हैं उनकी जी भारत से। जी, तो शायद ईरान की कुछ अपेक्षाएं होंगी जिस वजह से वो इस तरह का बयान दे रहे हैं जो आपकी समझ है। और इसके अलावा हम ये भी बता दें कि एस जयशंकर से ये भी अभी हाल में ही प्रधानमंत्री ब्रुनेई गए थे, प्रधानमंत्री सिंगापुर गए थे, बल्कि चीन के बारे में भी हमने बात की कि चीन के साथ जो रिश्ते हैं वो कैसे हैं, ख़ास करके जो कारोबारी रिश्ते हैं भारत और चीन को एक दूसरे की कैसी ज़रूरत है। तो सुनते हैं पहले इस पर विदेश मंत्री का क्या कहना है। पिछले 100 दिन देखेंगे तो कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हुई हैं, जैसे प्रधानमंत्री सिंगापुर गए, उनकी बातचीत बहुत सारे विषयों पे हुई, पर एक अगर मैं किसी को मैं कुछ प्रायोरिटी दूंगा तो वो सेमीकंडक्टर्स का विषय था। आपका बहुत ही इंटरेस्टिंग बयान आया कि चीन के साथ हमने अपने 75% इश्यूज जो हैं वो रिजॉल्व कर लिए हैं, और दूसरी इंपॉर्टेंट बात आपने कही कि जो ट्रेड का इम्बैलेंस है उसको बैलेंस करने की ज़रूरत है। हम में से बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं कि भारत और चीन की कुछ भी समस्याएं हो सकती हैं, लेकिन इंडिया के इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए दुनिया भर में जिस तरह का कारोबार और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, जाहिर है कि फॉरेन पॉलिसी इसको भी बहुत बड़े पैमाने पर पावर कर रहा है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी और उस रोड मैप के बारे में अगर आप कुछ बताना चाहें तो। देखिए, ऐसा है कि अगर हम भारत की क्षमता की बात करें, जब तक हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है तब तक हम विकसित नहीं बन सकते। जब तक हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगी, टेक्नोलॉजी कहाँ से आएगी? तो हमें जो है, मैं कहूँगा एक किस्म से जो फाउंडेशन जो है, आधार जो है वो मैन्युफैक्चरिंग है। हमें मैन्युफैक्चरिंग को आगे बढ़ाना ही चाहिए। ऑर्थोडॉक्स माने जो नॉर्मल मैन्युफैक्चरिंग और कल की मैन्युफैक्चरिंग, जो आपको लगता है न्यू एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़, जैसे सेमीकंडक्टर हैं, जैसे ड्रोन हैं, जैसे स्पेस है, जैसे इलेक्ट्रिक मोबिलिटी है, पर साथ ही साथ आपको अपनी इंजीनियरिंग गुड्स, आपके जो बाकी मैन्युफैक्चरिंग जो है उसको भी ले जाना चाहिए। अब हमारा दुर्भाग्य है कि पिछले बहुत दशकों से मैं कहूँगा कि कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चरिंग में हम पीछे रह गए हैं। और मैं ये कह सकता हूँ आपको, मैं अभी मैं जर्मनी और स्विट्ज़रलैंड से आया हूँ, कि दुनिया में अभी जो है भारत के बारे में बहुत उत्साह है, पर मुझे पूरा विश्वास है कि हम पिछले 100 साल में हमारी सिग्नलिंग बहुत पॉजिटिव है। गवर्नमेंट के जो अभी बड़े डिसीशंस जो आए हैं इंडस्ट्री पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, स्किलिंग पे, ये जो है ज़रूर दुनिया इसको मानेगी और मुझे लगता है दुनिया का इस पर रिस्पॉन्स होगा। तो शशांक जी, आप इस बात से अग्री करते हैं कि ये बदलाव आ रहा है और मैन्युफैक्चरिंग पे जाहिर है कि फोकस बढ़ा है और वो ज़रूरत भी है, ताकि भारत जो है वो दुनिया के लिए एक इस तरह का मैन्युफैक्चरिंग हब बन सके, और जो भारत के अब रिश्ते हैं दूसरे देशों से, चाहे चीन से हों, वहाँ पर भी एक ज़रूरत है कि भारत के साथ रिश्ते जो हैं वो अच्छे बने रहें। साथ ही प्रधानमंत्री सिंगापुर गए, प्रधानमंत्री ब्रुनेई गए, तो चीन के साथ जो रिश्ते हैं, साथ साथ चीन के आसपास जो देश जहां पर चीन का टकराव भी है साउथ चाइना सी में, वहां भी हम देख रहे हैं कि हम उन देशों से भी अपने रिश्ते बना के रखें। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में हमने देखा था कि जो आत्मनिर्भरता का हमारा कैंपेन था, कुछ वो ऑटार्की की तरफ चला गया था, और जो सप्लाई चेन्स और खासकर जो ईस्ट एशिया के साथ में हमने अपने ताल्लुकात बढ़ाने का प्रयास किया था, उनमें कुछ थोड़ा सा विराम सा लग गया था। लेकिन अब जिस प्रकार से हम गए हैं, ब्रुनाई में गए हैं, सिंगापुर गए हैं, उनसे
4 मंत्री हमारे वहाँ गए हैं, बहुत स्पेशल टाइप से बात हुई है सिंगापुर में। तो हम समझते हैं कि वो जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ हैं वो सिंगापुर भारत में ज़रूर आगे लगाने के लिए तैयार रहेगा, और वो आत्मनिर्भरता भी होगी, साथ ही साथ नया टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस भी भारत में आएगा। साथ ही साथ जैसे अब यूएई का हमने देखा है दूसरी तरफ, वो चाहते हैं कि जो भारत में टेक्निकल लोग हैं, जी। न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में हों या किसी और क्षेत्र में, उनको पूरे तरीके से उनको भारत के साथ में लेके चलना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी बात है, जो और भी इस्लामिक देशों को, अरब देशों को जो है, ये भारत की जो विविध कैपेबिलिटीज़ हैं, उनके बारे में उनको मालूम चलेगा, और ये बहुत बड़ा असर पड़ेगा इन सब देशों के ऊपर भी। जी। चीन के साथ में मैं मानता हूँ कि चीन ने जो है, जिस प्रकार से जयशंकर जी ने कहा है कि 75% हल निकल आया है, तो अभी तक हमारी जो बातें होती थी वो 25% पर होती थी, इस पे नहीं होती थी। तो चीन ने अपने आप ही बात कर ली है कि नहीं, मैं पीछे हट जाता हूँ, जी। जो मैंने नई चीज़ें ली थी आगे, हम्म। बाकी तो पुराने हिस्से हैं जो पुराने ज़माने से चले आ रहे हैं, कांग्रेस के ज़माने में भी थे, आपके जी। ज़माने में भी। जी। उसमें लंबा समय लगेगा उसको हल करने में। जी। तो उसके बावजूद जो रिश्ते हैं वो एक अलग दिशा में मजबूत हो रहे हैं एक दूसरे के लिए। बहुत धन्यवाद आपका शशांक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। पूर्व विदेश सचिव शशांक हमारे साथ थे, और हम ये समझ रहे थे कि भारत का जो दुनिया का वैश्विक नीतियों का, भारत की फॉरेन पॉलिसी का रोड मैप क्या है, और अब मोटोरोला क्वेश्चन ऑफ द डे। और अब इस हिस्से में सुनते हैं कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मोदी 3.0 की विदेश नीति के बारे में तीसरे काल में क्या कहा। देखिए, मैं तो कहूँगा कि जो ये तीसरा कार्यकाल जो है, भारत में बहुत प्रगति होगी। आप देखेंगे कि नेशनल डेवलपमेंट की अलग अलग क्षेत्रों में मुझे पूरा विश्वास है कि हम काफ़ी कुछ कर पाएंगे। कि अगर हम पिछले 10 साल में इतना इंफ्रास्ट्रक्चर, इतने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हमने खड़े कर रखे हैं, आप कुछ भी आंकड़े देखें, एयरपोर्ट्स के देखें, रेलवे के देखें, रोड्स की देखें, तो ये सब, इसको हम एक किस्म से अगले 5 साल में डबल कर पाएंगे। तो मेरे मन में तो है कि हर देश जो है, हर कार्यकाल जो है, वो अल्टीमेटली, जो आपने कहा कि आप डिफ़ाइन इसको कैसे करेंगे, मैं तो कहूँगा कि ये हम नेशनल डेवलपमेंट के माध्यम से डिफ़ाइन करेंगे।